दोस्तों आज हम लोग जिस विचारक के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल बना करके अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि आप इसी किसी जाति वर्ग के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप किसी सामाजिक संरचना के आधार पर इसे आप नहीं देखेंगे। आप ये जो विचारक है ना, ये अपने आप में अलग ही प्रकार की एक विचारधारा इन्होंने पेश की थी। बहुत सारे लोग इन्हें अलग अलग प्रकार से कुछ क्षेत्रों में सीमित रख देते हैं, लेकिन इनके संपूर्ण जो विचार जब आप एक बार में यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे ना, तब आपको यहां पर क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इनके बारे में खास थी। सबसे पहले कुछ वन लाइनर्स आपको हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं जो कि इनके बारे में पूरी की पूरी विचारधारा को स्पष्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले जिस समाज में उन्हें अपमान दिया था, उसी समाज को उन्होंने संविधान दिया था। पहला एक वक्तव्य जो इनके बारे में कहा जाता है, अंबेडकर केवल व्यक्ति नहीं एक विचारधारा है न्याय की, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। वे इतिहास के शिकार नहीं है बल्कि इतिहास के वो निर्माता हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। अंबेडकर का संघर्ष सड़क से शुरू हुआ था और संविधान तक पहुंच जाता है, ऐसे इनके विचार रहते हैं। उनके कलम जो है, उन्होंने जो कलम से वह कर दिखाया था जो तलवार भी नहीं कर पाई थी, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। अंबेडकर का जीवन प्रश्न है, क्या बिना समानता के आजादी संभव है? ये इनके जीवन का एक प्रश्न के रूप में रहा, जो प्रतिस्थापित समानता की लगातार लड़ाइयों के माध्यम से इन्होंने हासिल किया था। वे भारत के संविधान के निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के शिल्पकार रहे थे, और जहां समाज ने दरवाजे बंद कर लिए थे, वहां अंबेडकर ने संविधान को खोल दिया था। एक ऐसा संविधान बना करके दिया जहां पर सामाजिक जो बुराइयां हैं ना, उनको पूरी तरह से अलग करने का काम इन्होंने किया था। अंबेडकर का नाम नहीं, उनका विचार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अंबेडकर शोषित की आवाज और संविधान की आत्मा के लिए जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसी लाइंस हैं जो अंबेडकर को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने का काम करती हैं। हमने शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर डाला था, आप किसी जाति वर्ग के आधार पर इन्हें नहीं देखेंगे, आप इन्हें एक भारत के नागरिक के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनका ध्रुवीकरण कहीं पर भी करना बहुत ज्यादा अनुचित हो जाता है। इनके जो विचार हैं वो संविधान में किस तरीके से उन्होंने अपने छाप छोड़ी, किस तरीके से बाद में उसका जरूर फायदा उठाया गया, लेकिन जब तक इनके विचार आए वो कितने हद तक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को स्थापित करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। उन प्रयासों के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हमारा बूस्टर डोज का टॉपिक होने वाला है बी आर अंबेडकर। बहुत सारे डिटेल में इनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को जो सबसे अच्छा विचार लगेगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इनका हम प्रारंभिक जीवन बताते हैं। देखिए, अंबेडकर ने जो शुरुआत से ही ये शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक रहे थे। इन्होंने शिक्षा इस तरीके से ग्रहण की है, कहा जाता है कि इन्होंने क्लास के बाहर बैठ करके भी पढ़ाई की है ना। क्लास के अंदर इन्हें नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग से आते थे, जो वर्ग सामान्य धारा में बैठ करके सामान्य लोगों के साथ में बैठ करके वो शिक्षा तक ग्रहण नहीं करने का अधिकारी हुआ करता था। मतलब एक तरह से उसको बहुत ज्यादा दबा कुचला वह वर्ग रहा था। हम यहां पर किसी वर्ग का नाम नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार के वर्ग का हम लोग यहां पर विभाजन नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर स्पष्ट उस विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे जिस विचारधारा का विरोध करते करते एक अंबेडकर नामक इंसान बन करके तैयार हुआ, जिसने पूरे के पूरे संविधान की जो रूपरेखा थी उसमें सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनका प्रारंभिक जीवन आइए समझते हैं, अंबेडकर ने किस तरीके से जीवन की शुरुआत की थी। भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश। महू एक कस्बा था जहां पर इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उनका बचपन में सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के कारण जो है वो कठोर वास्तविकताओं के बीच में इनका बचपन बीता था। कहीं पर इन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर इन्हें पानी नहीं पीने दिया जा रहा है सार्वजनिक स्थलों से, कहीं पर इन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के भेदभावपूर्ण कठोर एक बचपन इन्होंने जिया था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति इन्हें नहीं हुआ करती थी। खिड़की के बाहर, स्कूल के बाहर, कमरे के बाहर बैठ करके ये अपनी शिक्षा को अर्जित करने का कार्य करते थे। शिक्षा के प्रति जुनून था, लगातार उस जुनून को पूरा करने का ये प्रयास कर रहे थे। शिक्षक नहीं बल्कि चपरासी उन्हें पानी डाल करके पिलाया करता था। शिक्षक उन्हें पानी तक नहीं पिलाते थे, चपरासी आएगा वो पानी डाल करके पिलाएगा, ये उन बर्तनों को छूने का भी हक उन्हें नहीं हुआ करता था। पढ़ाई में वो शुरू से
असाधारण प्रतिभा के धनी हुआ करते थे। जितना ये इतना ज्यादा भेदभाव के बाद भी उनका जो परसेंटेज या फिर उनकी जो पढ़ाई थी वो अच्छी खासी चली, उसके बाद भी उनका इन सारी चीजों का प्रभाव उनकी पढ़ाई पर नहीं पड़ा था। आर्थिक तंगी और सामाजिक अपमान के बावजूद शिक्षा नहीं छोड़ी थी। मुंबई के ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये एल्फिंस्टन स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। पहले दलित छात्र हुआ करते थे जिन्होंने उच्च शिक्षा में विशेष पहचान बनाई और उसके बाद में इनकी जो शिक्षा की पटरी है, शिक्षा की जो गाड़ी है वो बिल्कुल पटरी पर आ जाती है। छात्र जीवन में उन्होंने अन्याय को चुपचाप सहन करने के बजाय समझना सीखा था और उसके अलावा बचपन के संघर्षों में उन्हें समानता और न्याय का आजीवन योद्धा बना दिया था। शुरुआत में जो भेदभाव हुआ, भाई वो जो बच्चा सामने से आ रहा है जो उनके बराबर की बुद्धिमत्ता तक नहीं रख रहा था, वो उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे लेकिन इनको सारे अधिकार नहीं थे। ये वो जो लड़ाई थी ना, वो समानता की लड़ाई जो इन्होंने लास्ट तक लड़ी अपने जीवन काल में, वो कहीं ना कहीं समानता की लड़ाई वो इसी वजह से है ना, वो बचपन के संघर्षों की वजह से उनके जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन गई। और न्याय भी उनके जीवन का एक न्याय और जो समानता है दोनों ही आजीवन योद्धा के रूप में इन्होंने उन चीजों को लेकर के चलने का कार्य किया। उसके आधार पर संघर्ष ये लगातार करते रहे। ठीक है, बाद में जो प्रारंभिक इनका जीवन रहा, प्रारंभिक परिवार और समाज रहा, उस पर भी बात करेंगे। तो इनका जो प्रारंभिक समाज रहा, परिवार रहा, उसमें इनका जो जन्म है एक मुहार दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके जो पिता रहे वो रामजी मोलाजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार हुआ करते थे। माता जो भीमाबाई थी वो धार्मिक, सरल और सहनशील स्वभाव की एक महिला, एक साधारण सी महिला इनकी माता थी। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व देने वाला इनका परिवार था। इस वजह से इनका भी रुझान जो है वो शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा बना। पिता ने सामाजिक भेदभाव के बावजूद बच्चों को पढ़ाने का दृढ़ निश्चय बनाया था, जो उस समय पर बहुत अलग ही प्रकार की एक विचारधारा थी। दलित परिवार में होने के बाद भी वो शिक्षा को प्रायोरिटी दे रहे थे, वो अपने आप में एक मिसाल के रूप में जाने गए। उसके बाद में समाज की अगर बात करेंगे तो उस समय भारतीय समाज में कट्टर जातिवाद व्यवस्था देखने को मिलती थी। दलित को अछूत माना जाता था, मतलब इतना भी था कि अगर उच्च वर्ग के ऊपर इनकी परछाई तक पड़ती थी तो उच्च वर्ग जाकर के नहा करके आता था, स्नान करके आता था। ये वो व्यवस्था थी। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित रखा जाता था। स्कूल, पानी, मंदिर, सड़क, हर जगह पर भेदभाव इनके साथ में किया जाता था। समाज में जन्म के आधार पर इंसान की इज्जत और अधिकार तय होते थे, ये आपको याद रखना था। मतलब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। अगर आप दलित हैं, अगर आप दलित परिवार में जन्म लिए हैं तो आप जीवन भर आपका जो एक तरह से वर्ग रहेगा वो दलित ही रहेगा। ऐसा पहली बार जब ऋग्वेद में ये वर्ण व्यवस्थाएं थी ना, वहां पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जैसा आप काम करते थे वैसा आपका वर्ण हो जाता था। अगर आप अच्छा काम करने लगते थे तो आपका वर्ण भी उसी प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में आ जाता था। लेकिन यहां पर ये जो एक तरह से कुरीति रही वर्ण व्यवस्था की, उसमें जन्म जहां पर आपका हुआ है, जीवन आपको उसी वर्ण में बिताना होगा। ये बहुत बड़ा एक भेदभाव जो कि वहां पर सामना करना पड़ता था। समाज में जन्म के आधार पर इंसान की इज्जत होती थी और सामाजिक अन्याय अंबेडकर के विचार की नींव भी बनने का कार्य करता है ना। जिस समाज ने उन्हें तिरस्कार दिया था उसी समाज को उन्होंने संविधान के माध्यम से सम्मान और अधिकार देने का कार्य किया। जो समाज उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, जो समाज उनको बहुत ज्यादा तिरस्कार, अपमान दिया, उसी समाज को यहां पर ये आगे लेकर के आने का कार्य करते हैं। अंबेडकर, अगर राजा के बारे में अंबेडकर के विचार को देखा जाए तो इन्होंने जो है वो राजा पूरा राजतंत्र का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। उनके विचारों का जो मूल आधार था वो लोकतंत्र, संविधान और जनता की सर्वोच्चता को ये मूल आधार मानते थे किसी भी शासन व्यवस्था का, है ना। अंबेडकर के जो प्रमुख विचार थे वो मानते थे कि राजा की शक्ति जन्म से मिलती है, योग्यता से बिल्कुल भी नहीं मिलती, और योग्यता के आधार पर शक्ति की ये वकालत करते थे। और अगर मान लो कोई जन्म के आधार पर आपको शक्ति मिली है, वो अन्यायपूर्ण शक्ति है, ये आपको याद रखना है। राजतंत्र में राजा कानून से ऊपर हो सकता था, जो स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से भी राजतंत्र का समर्थन नहीं करते थे। राजा चाहे अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा, लेकिन व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगी, है ना। व्यवस्था जो है वो राजा के निश्चयों के आधार पर, निर्णयों के आधार पर निर्भर करेगी। इस वजह से इसकी आलोचना होती है।
उसके बाद में आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि राजा अच्छे राजा की उम्मीद करना भ्रम होता है, संस्थाएं अच्छी होनी चाहिए तब राजा अच्छा होगा। राजा यहां पर किसी भी प्रकार से, अगर मान लो एक ही व्यक्ति के पास में एक मुफ्त शासन आपने दे दिया तो वो न्याय करे या ना करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा, और उसकी इच्छा किसी भी तरीके की हो सकती है ना। वो उसकी इच्छा है तो वो किसी भी तरीके की हो सकती है। राजतंत्र में जनता शासित तो होती है, जबकि लोकतंत्र में जनता जो है वो शासक होती है। लोकतंत्र में जनता कैसी होती है? शासक। और हमें जनता के अधिकारों की बात करनी है, तभी तो सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे। इसी वजह से राजतंत्र को पूरी तरह से उसके खिलाफ में ही रहते थे। राजा की दया पर अधिकार मिलना है, अधिकार नहीं, वो जो दया पर जो चीजें मिलती है ना वो अधिकार नहीं होते, वो कृपा होती है, ऐसा अंबेडकर का विचार था। यह भी आपको याद रखना है। वे मानते थे कि सामाजिक समानता के बिना राजा शासन दलितों के लिए अधिक दमनकारी हो जाएगा। ठीक है, समानता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समानता को आधार बताया, न्याय को आधार बनाया, है ना। लोकतंत्र बनाम राजा, उनका जो मत था वो स्पष्ट था कि संविधान राजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, संविधान जो है वो राजा से बड़ा होना चाहिए। शासक कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, लेकिन संविधान के अधीन वो काम करे। भारत के लिए संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे, ना कि राजतंत्र का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राजा के बारे में इन्होंने कहा कि राजा व्यक्ति आधारित शासन है, जबकि लोकतंत्र सिद्धांत आधारित शासन है, और सिद्धांत को इन्होंने प्रायोरिटी दी थी, उसके आधार पर इन्होंने विचार अपने रखे थे। अब देखिए राज्य के बारे में ये क्या कहते थे। राज्य के बारे में अंबेडकर के जो विचार थे कि इन्होंने कहा ये पूरी तरह संवैधानिक, लोकतंत्रात्मक और सामाजिक न्याय। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा लोकतांत्रिक दृष्टि से, इन्होंने कहा संवैधानिक और सामाजिक न्याय पर आधारित इन्होंने विचारों को अपने रखा था, है ना। राज्य का जो स्वरूप रहा, इन्होंने बताया कि राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि न्याय को सुनिश्चित कराना है। ठीक है, न्याय को स्थापित करना है। न्याय के बिना कुछ भी नहीं है। यह विचारधारा अंबेडकर की रही थी, यह आपको याद रखना है। राज्य को संविधान द्वारा नियंत्रित संस्था होना चाहिए। राज्य को क्या होना चाहिए? संविधान के द्वारा नियंत्रित संस्था होना चाहिए, व्यक्ति शासित नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के द्वारा शासन नहीं, ये समाज के द्वारा नियंत्रित एक संस्था के रूप में जानी चाहिए। ये आपको याद रखना है। राजा जो है ना, राज्य जो है वो जनता की इच्छा से बने और जनता के प्रति वो जवाब दे रहे, इस चीज की यहां पर राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? राज्य का उद्देश्य केवल शासन नहीं करना है, ठीक है, बल्कि न्याय को सुनिश्चित करना है, और राज्य को संविधान द्वारा संस्था, एक तरह से नियंत्रित संस्था होना चाहिए, ना कि व्यक्ति के द्वारा, है ना। वो एक सेट ऑफ रूल्स हमारे बने हो, उसके आधार पर राज्य काम करेगा तो वो जनता के लिए काम करेगा, तब वहां पर निरंकुश होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसे चलना तो वही रास्तों से है ना जो संविधान में बताए गए हैं, और संविधान में बताए गए रास्ते हमेशा जनता के अनुकूल ही रहेंगे। इस वजह से संविधान के हिसाब से ही चलना राज्य को सुनिश्चित किया गया अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, राज्य और लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र सिर्फ शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन की एक पद्धति है। अभी हम लोग इनकी किताबों पर भी चर्चा करेंगे, अभी हम लोग इनके राजनीतिक जीवन, अभी इनके सामाजिक जीवन, हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, पर लास्ट तक आपको बने रहना होगा। देखिए, राज्य तभी लोकतांत्रिक कहलाएगा जब उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होगा। क्या होगा? स्वतंत्रता भी जरूरी है, समानता भी जरूरी है, और भाईचारा, तभी वो लोकतंत्रात्मक कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अंबेडकर के ये प्रमुख विचार। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र पूरी तरह से अधूरा है। अगर हम लोग समाज में समानता नहीं ला पा रहे, अगर हम लोग समाज में स्वतंत्रता नहीं ला पा रहे, अगर हर वर्ग के लिए न्याय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं समाज में, तो राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी अवधारणा पूरी तरह से अधूरी है। तो पहले आपको सामाजिक लोकतंत्र लाना होगा, फिर राजनीतिक लोकतंत्र पर आप आ पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आया वो ये है राज्य और संविधान, मतलब संविधान राज्य की आत्मा और सीमा दोनों होती है। ये आपको याद रखना है। राज्य की आत्मा भी है, मतलब राज्य किस तरीके से काम करेगा वो संविधान के हिसाब से, और राज्य कितना हद तक काम करेगा, राज्य की सीमा क्या होगी, तो राज्य की सीमा संविधान ही होगी। राज्य की हर शक्ति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान के अधीन ही होनी चाहिए। ये भी विचार यहां पर दिए गए। ठीक है, राज्य को अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के अधिकारों का संरक्षक होना चाहिए। राज्य को कैसा होना चाहिए? राज्य को अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के अधिकारों का संरक्षक होना चाहिए। यह भी आपको याद रखना है। और राज्य की जिम्मेदारियां, राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक
आर्थिक और असमानता को समाप्त करे। क्या करे? ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सामाजिक और आर्थिक और असमानता को ये समाप्त कर दे। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य यहां पर शिक्षा जो है ना, राज्य की जिम्मेदारी में शिक्षा जो है वो रोजगार, समान अवसर उपलब्धता कराना यहां पर नैतिक दायित्व किसका है? राज्य का। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना यह भी राज्य का काम। ठीक है, राज्य की जिम्मेदारियां इन्होंने तय की। राज्य और सामाजिक न्याय, अब यहां पर अंबेडकर मानते थे कि राज्य को तटस्थ नहीं होना है बल्कि सक्रिय रहना है, न्यूट्रल नहीं रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है, इंटरवीन करना है हर एक मामले में जहां पर न्याय स्थापित हो सकता है। यदि समाज अन्यायपूर्ण है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, वो आवश्यक हस्तक्षेप है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो समाज का कोई उद्देश्य ही नहीं है ना। कानून का प्रयोग केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं होगा, सामाजिक सुधार के लिए होना चाहिए। व्यवस्था को बनाए रखना की मतलब आप डंडे के बल पर आप चीजों को रोक करके रखो, केवल उतना ही नहीं सीमित रखना है। आप समाज में न्याय को स्थापित कर पाओ, लोग न्याय के प्रति प्रोत्साहित हो पाए, सामाजिक सुधार वहां पर स्थापित हो पाए। परमानेंट हम लोग सोल्यूशन की बात करें, ऐसा नहीं कि डंडे के बल पर लोगों को हम लोग केवल डरा करके रखें। इस तरह की व्यवस्था अंबेडकर के द्वारा दी जाती है। अंबेडकर के अनुसार राज्य जो है वो सत्ता का केंद्र नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का एक साधन मात्र है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इनके बारे में जो बेसिकली जो मुख्य किताबें हैं जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं उन पर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। इनके द्वारा अंबेडकर की जो प्रमुख किताबें हैं, सबसे पहले आती है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने की क्रांतिकारी घोषणा इन्होंने एनहिलेशन ऑफ द कास्ट में 1936 में की थी, पहली किताब इनकी। दूसरी है हु वर द शूद्रास, 1946 में इन्होंने लिखी। शूद्रों की उत्पत्ति पर ऐतिहासिक वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने हु वर द शूद्रास में दिया था 1946 में। इनकी एक और किताब थी द अनटचेबल्स 1948 में, जहां पर अछूत प्रक्रिया जो प्रथा के कारणों और विकास की विवेचना इन्होंने की थी द अनटचेबल्स में। ठीक है, उसके बाद में इनकी एक और किताब आती है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1940 में इन्होंने प्रकाशित की। भारत विभाजन पर यथार्थवादी और तर्कपूर्ण जो दृष्टि है वो यहां पर इन्होंने पेश की थी। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जो भाषा के आधार पर राज्य थे, उनके समर्थन पर इन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा था वो आपको यहां पर मिलेगा। कहां पर? थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में। लास्ट में बुद्ध एंड हिज धम्म, मतलब बुद्ध के दर्शन और नैतिकता और समानता के रूप में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने बुद्ध एंड हिज धर्म, लास्ट में बुद्ध धर्म को अपना करके अपने जीवन को समाप्त करते हैं और उसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को इन सारी किताबों में रखने का कार्य किया था। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स 1945, ये इनकी किताब। दलित प्रश्न पर कांग्रेस और गांधी की आलोचनात्मक समीक्षा करने का काम किया। स्टेट्स एंड द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के अधिकार और मजबूत संविधान सुरक्षा खाका तैयार करने का इन्होंने काम किया। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में इन्होंने किताब लिखी। भारतीय मुद्रा और आर्थिक स्थिरता पर गहन अध्ययन इन्होंने किया। रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, तीन नेताओं के राजनीतिक विचारों के तुलनात्मक विश्लेषण भी 1943 में इन्होंने किया था। ठीक है, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे विचारों को इन्होंने पेश किया। अंबेडकर ने हर रचना का जो केंद्र है वो समानता, तर्क और मानव गरिमा को रखा था। इस चीज को आपको याद रखना है। समानता को स्थापित करना, न्याय को सुनिश्चित करना, तार्किक रखना अपने सारे विचारों को, और मानव गरिमा पर आधारित इन्होंने विचार दिए थे। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सामाजिक विचार पर आ जाएं, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो यहां पर बेसिकली समाज का जो मूल्य है वो मनुष्य के जन्म से नहीं, आचरण और अधिकारों से तय होना चाहिए। जाति प्रथा लोकतंत्र की सबसे बड़ी विरोधी शक्ति के रूप में जानी जाएगी। छुआछूत केवल सामाजिक बुराई नहीं है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए जानी जाएगी। तो शुरुआत की आपको लाइन याद आ रही है ना अंबेडकर के बारे में जो हम लोगों ने देखी थी, है ना? तो उसी तरीके की ये अवधारणा, ये किस वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हम लोगों ने, आप इनके विचार देखिए। छुआछूत केवल सामाजिक बुराई नहीं, मानवता के विरुद्ध एक अपराध के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से अर्थहीन मानी जाती है। धर्म वही सार्थक है जो मानव गरिमा और समानता सिखाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। परंपरा अगर अन्यायपूर्ण होगी तो उसे तोड़ना नैतिक कार्य है। ठीक है, परंपरा भी अगर मान लो अन्यायपूर्ण हो जाती है तो उसे भी तोड़ना एक नैतिक कार्य है, ऐसा अंबेडकर के विचार है। ठीक है,
शिक्षा वह हथियार जिससे समाज की जंजीरें टूट जाती हैं, शिक्षा को ये प्रायोरिटी देते हैं। इन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और उसके बाद में अपने विचारों को आप पेश करो। कानूनी सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन कानून माना जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी। बहुसंख्यावाद ही उतना खतरनाक है जितना तानाशाही है, ठीक है। और इसके अलावा बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता नहीं टिक सकती, पहले भाईचारे की भावना होना जरूरी है। तो हमें जो अंबेडकर का सामाजिक दर्शन था वो वहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जीवित व्यवस्था देखने को मिली। और अगर इनके राजनीतिक विचारों पर आए तो वहां पर सबसे पहले नंबर आता है उद्देश्य। राजनीति का उद्देश्य इन्होंने बताया वो सामाजिक न्याय है, सत्ता नहीं है, याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएगा, है ना। राजनीति का उद्देश्य जो है वो सत्ता नहीं, सामाजिक न्याय होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने का तरीका बताया था लोकतंत्र को, ठीक है। व्यक्ति यहां पर संविधान व्यक्ति से सबसे बड़ा होना चाहिए, शासक से नहीं झुकना चाहिए। संविधान को टॉप पे रखिए। बहुमत का शासन यदि संवैधानिक ना हो तो वह भी तानाशाही बन जाएगा। संविधान के हिसाब से अगर बहुमत का शासन भी नहीं चल रहा है तो वो भी तानाशाही बन जाएगा। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है, हमारा शासन व्यवस्था जो बहुमत का शासन है उसके बाद भी वो तानाशाही बनता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन उसका पर्याय क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो शासन को हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। कई बार ऐसा देखने को मिला, जो हमारे ऊपर हावी होने का चाहा उसको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। ये विचार ये अंबेडकर जी पहले ही देकर के चले गए थे, ठीक है। राज्य का कर्तव्य हर वह कमजोर वर्गों की सक्रिय रूप से रक्षा करेगा और अधिकार मांगने से नहीं, संवैधानिक रूप से सुरक्षित होने से मिलते हैं, अधिकार के रूप में दिए जाते हैं। वो आपके लिए वो चीजें बनाई गई हैं, आपको उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होता है, यह भी आपको याद रखना है। कानून जनता की इच्छा से बना, ना कि परंपरा के दबाव से बनेगा, ठीक है। कानून कैसे बनेगा, जनता की इच्छा से बनेगा, ना कि परंपरा के दबाव से। बिना बंधुत्व के स्वतंत्रता और समानता खोखली अवधारणाओं में आएंगी, ठीक है। बिना बंधुत्व के खोखली अवधारणाएं मानी जाएंगी। और अंबेडकर का जो राजनीतिक चिंतन रहा वहां पर क्या मिला, वहां पर हमें संवैधानिक लोकतंत्र मिला, सामाजिक न्याय मिला, फिर व्यक्ति की गरिमा मिल गई, है ना। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं सेंटर आइडिया है वो कहीं ना कहीं सेम है ना। विचारक को आप एक उनके सेंटर आइडिया से एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके माध्यम से आप इनके कथन भी बता सकते हैं, आप इनके राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार या मनुष्य की गरिमा के बारे में, लोकतांत्रिक विचार, राज्य के विचार, राजा के विचार, सारे आप बता सकते हैं। आपको एक सेंटर आइडिया उनका पता होना चाहिए। आगे बढ़े तो इसके बाद आया हमारा इनके राज्य की संकल्पना, राज्य को कैसे ये स्थापित करते थे। तो इन्होंने राज्य जो है वो संविधान के अधीन हो, ऐसा इन्होंने कहा। राज्य का उद्देश्य सत्ता चलाना है बल्कि न्याय स्थापित करना, है ना। मतलब यहां पर राज्य का उद्देश्य जो है वो सत्ता को चलाना नहीं है, न्याय को स्थापित करना है। लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, कानून के द्वारा शासित हो। लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र यहां पर अनिवार्य रूप से इन्होंने पेश किया। राज्य को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को व्यवहारिक रूप देने का काम करना होगा। बहुमत की शक्ति भी संवैधानिक सीमाओं से बंधी होनी चाहिए और राज्य जो है ना वो कमजोर वंचित वर्गों का सक्रिय संरक्षक बने, ऐसा इन्होंने बताया। कानून केवल व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन के रूप में जाना जाए और राज्य तटस्थ ना हो, है ना, अन्याय के विरुद्ध हस्तक्षेप भी करे, है ना। राज्य यहां पर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अन्याय अगर हो रहा है तो वहां पर वो हस्तक्षेप करे। व्यक्ति की गरिमा को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाए, ये विचार इन्होंने राज्य के बारे में दिए, ठीक है। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा आदर्श राज्य वो है जो सत्ता से नहीं संविधान और सामाजिक न्याय से संचालित होगा, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इनके सामाजिक कल्याण के कार्यों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। छुआछूत के विरोध में इन्होंने जन आंदोलन किए थे। महार सत्याग्रह 1927 के माध्यम से दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत का अधिकार दिलाने की पहल इन्होंने की। मनुस्मृति दहन द्वारा उन्होंने अन्यायपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है उसको खुली चुनौती देने का काम किया था। मनुस्मृति को जलाया भी था इन्होंने। मंदिर प्रवेश आंदोलन से धार्मिक समानता की औपचारिक नींव रखने का काम किया। मंदिरों में प्रवेश दलितों का दिलाने को सुनिश्चित। दलित और वंचित वर्ग में शिक्षा फैलाने के लिए शिक्षा को मुक्ति
का साधन बताने का काम किया, श्रमिकों के हित में काम के घंटे, न्यूनतम वेतन और मातृत्व लाभ जैसे अधिकारों का समर्थन करने का काम किया, दलित के राजनीतिक अधिकार के लिए अलग प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग करने का कार्य किया, संविधान में मौलिक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का काम किया, बौद्ध धर्म अपना करके उन्हें समानता, करुणा और मानव गरिमा आधारित सामाजिक न्याय मार्ग दिखाने का कार्य भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, कुल मिलाकर के इन्होंने समाज कल्याण संघर्ष से संविधान तक और संविधान से सामाजिक परिवर्तन तक की यात्रा करने का कार्य किया। अब आते हैं इनकी संविधान में योगदान पर। ठीक है, संविधान के निर्माता कहे गए, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, है ना, लिखित और सर्वोच्च संविधान देने में निर्णायक भूमिका इनकी रही, सामाजिक न्याय का दस्तावेज बनाने में इनका प्रमुख योगदान रहा, केवल शासन का ये पत्र अब नहीं रह गया, अब ये सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज बनकर के आगे आया, वो अंबेडकर के ही प्रयास थे। अधिकारों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रता को कानूनी सुरक्षा देने का काम हुआ। अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17 जहां पर समानता की बात थी, वो इन्हीं के प्रयासों की वजह से भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत, ये भी इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से आया। कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जो कि आर्टिकल नंबर 15 और 16 में दी गई, वो भी इनके ही प्रयासों से। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की अवधारणा यहां पर जो आई, संवैधानिक नैतिकता जो है वो इन्हीं की अवधारणा है ना। न्यायपालिका को स्वतंत्र बना करके न्याय को राज्य से ऊपर रखने का काम इन्होंने किया। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य स्वरूप देने की में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। कुल मिलाकर के इन्होंने संविधान को सत्ता का औजार नहीं बल्कि शोषितों का कवच बनाने का काम किया। बिल्कुल याद रखेंगे, एकदम एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। संविधान को सत्ता का औजार नहीं बनाया बल्कि शोषितों का कवच बनाने का काम अंबेडकर के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग आते हैं इनकी आलोचनाओं पर। बहुत सारे लोग इनकी आलोचनाओं से एग्री भी नहीं करेंगे। जिन आलोचनाओं या जिन विचारों पर आपको कोई भी आपत्ति होगी, आप कमेंट सेक्शन पर अपने विचार देते रहेंगे। अभी आलोचनाओं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि पश्चिमी विचारों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित रहे थे। कुछ आलोचकों ने उन्हें संविधान में भारतीय परंपराओं को कम महत्व देने के लिए भी इनकी आलोचना करी थी कि भाई भारतीय परंपराओं में तो ऐसा होता था, मतलब जाति व्यवस्था भी हुआ करती थी, उसकी आप पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हो, तो आप परंपराओं की ही अवहेलना कर रहे हो। ऐसे इनके ऊपर आलोचनात्मक तथ्य रखे गए जो कि पूरी तरह से गलत है ना। अभी जो मतलब जरूरत के हिसाब से जो विचार इनके थे वो अपने आप में सही थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी विचारकों ने उन्हें सामाजिक संघर्षों को तीखा करने वाला बताया था। जितने भी ये संघर्ष हैं, इनके प्रयासों या इन्होंने बार बार इतना ज्यादा उस पर बात की ना कि वो सारे जो तनाव है वो तीखे हो गए, ऐसी भी आलोचना इनके ऊपर की जाती है। बार बार उसी दुख के बारे में बात करेंगे तो वो दुख अगर ना भी होगा ना तो वो बहुत ज्यादा उभर करके आ जाता है। ये इस वजह से इनकी आलोचना की जाती है। उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे जाति उन्मूलन के लिए भी बहुत कठोर उपाय के पक्ष पर रहे थे, जाति को खत्म करने के लिए। आरक्षण व्यवस्था में से समाज में स्थायी विभाजन बढ़ जाएगा, आरक्षण व्यवस्था थे, लेकिन आरक्षण व्यवस्था भी इन्होंने ही स्थापित की। हालांकि कमजोर वर्ग को आरक्षण देना चाहिए था, आरक्षण एक बार कमजोर वर्ग को देना चाहिए था, उसके बाद में फिर आगे चल करके उसे कमजोर वर्ग के लिए ही रखना चाहिए था। ऐसा नहीं कि जो एक कमजोर वर्ग था जो आगे चल करके अच्छा खासे स्तर पर पहुंच गया, लेकिन हम लोग अपने वोट बैंक की राजनीति में इस तरीके से उलझ गए कि आज तक उस आरक्षण को कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रख पाए। अब केवल उसी वर्ग के लिए सीमित रख पाए हैं जो पहले शुरुआत में जो दिया गया था वही व्यवस्था आज भी चल रही है। क्योंकि हमें अगर मान लीजिए कोई भी सत्ता ऐसा करेगी तो उसको डायरेक्टली नुकसान उसके वोट बैंक पर होगा, है ना। इस वजह से कोई इस पर हाथ भी उठाने की हिम्मत नहीं करता है ना। तो इसको आर्थिक परिस्थिति के आधार पर जिसको वास्तविक जरूरत है उसको अगर आरक्षण मिलेगा तो थोड़ा सा ये लाभकारी सिद्ध हो जाएगा, है ना। समानता की जो बात हो रही है वो यहां पर समानता कमजोर और मजबूत में होनी चाहिए। ठीक है, वर्गों के आधार पर आप कमजोर और मजबूत नहीं डिसाइड कर सकते, आप आवश्यकताओं के आधार पर कमजोर और मजबूत को डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर अगर आप आरक्षण देंगे तब ये सही है ना। आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है,
वामपंथी आलोचकों के अनुसार वे आर्थिक क्रांति की बजाय कानूनी सुधार पर अधिक निर्भर कर रहे थे, इस वजह से भी इनकी आलोचना होती है। यह भी कहा जाता है कि वे संघर्ष से अधिक संविधान पर भरोसा करते थे। ठीक है, संघर्ष पर ये पूरी तरह से भरोसा ही नहीं करते थे। राष्ट्रवादियों ने उन पर राष्ट्रीय एकता की जगह समूह अधिकारों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया। एकता की ये बात ही नहीं कर रहे थे, राष्ट्रीय एकता की। धार्मिक आलोचकों ने उन्हें हिंदू धर्म की तीखी आलोचना के लिए इनकी आलोचना की थी, और विरोधियों का यह मत था कि उनका दृष्टिकोण अधिक बौद्धिक और कम भावनात्मक रहा, है ना। थोड़ा सा रियलिटी पर ज्यादा ये फोकस कर रहे थे, थोड़ा सा ये मेंटल चीजों पर ज्यादा चीजें लेकर के चले गए, और थोड़ा सा इमोशनल पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए ये पाए गए, ऐसा भी इनके ऊपर आरोप लगता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला, अंबेडकर की आलोचनाएं हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने उनके विचार देखे, लेकिन उनकी आलोचनाएं उनके विचार की कमजोरी नहीं है, बल्कि उनके विचारों की गहराई और चुनौतीपूर्ण प्रकृति को दर्शाने का काम करते हैं। इनकी कोई आलोचना नहीं कर पाया, आलोचना अगर किया भी ना तो वो गहराई है समाज की, है ना, वो यहां पर चुनौतीपूर्ण प्रकृति है जो इन्होंने पेश की थी। जो चल रहा था अगर उसके अगेंस्ट आप यहां पर कुछ लेकर के आएंगे ना, तो उसमें केवल इतना ही कहा जाएगा कि यार जो चल रहा था आप उसको केवल बदल रहे हो, लेकिन ये आपकी आलोचना नहीं है, वो चुनौती देने के काम है ना, वो चुनौती है, वो आलोचना नहीं है। इस वजह से इतने सारे विचारों के बाद भी इनकी आलोचना कोई खास कर नहीं पाया, है ना। कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहां पर अंबेडकर के विचारों को देखा। आपको हमने शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दिया था कि आप लोगों को किसी जाति वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को नहीं देखना है, आपको एक भारतीय नागरिक के रूप में इस वीडियो को देखना है। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इनके समग्र विचारों को हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स के माध्यम से शुरुआत में देखा, वो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये आप बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।